अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को कि वो अपने विचारों को साझा करें। कोई कुछ नहीं बोला, ये आपको वाक्य अच्छा लगा ना, तो ताली बजा दी वीसी साहब के लिए। लेकिन आपको कुछ बोलना है और इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा टॉपिक दिया वीसी साहब आपने। आज का जो एक कार्यक्रम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का, इसको सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली in collaboration with National Council for Promotion of Sindhi Language and IGNCA, ये सब मिलकर के इसको आज यहाँ मना रहे हैं और इस पर एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं कि जो पार्टीशन के समय जो हमारे हीरोज़ रहे और जिन्होंने बहुत कष्ट झेला, उनको याद करने का दिन भी है और ऐसी दुर्दशा दूसरा कोई नहीं देखे उसके लिए सबक लेने का दिन भी है। दो चीज़ें हैं इसमें, 14 अगस्त 1947 को याद करने का दिन और भारत ऐसा दिन नहीं देखे दोबारा, उसे सबक लेने का दिन भी है। इसलिए बोलना पड़ेगा। वीसी साहब ने हम सबको कहा है बोलना पड़ेगा। बोलोगे क्या? बोलोगे? बोलोगे तब तो मैं बोलूं आगे, नहीं तो मैं नहीं बोलता। संकल्प ले रहे हो क्या बोलने का? अब देखिए कोई कुछ क्यों नहीं बोला। अब मैं 2-3 उदाहरण देता हूं जिससे आपको लगेगा कि ये पीड़ा कितनी कष्टदायक थी। आप अपने साइट पे जाना और पता करना, एक कराची में मोहता पैलेस है, कराची में मोहता पैलेस, और वो मोहता पैलेस के जो मालिक हैं वो मेरे शहर बीकानेर के थे। मैं राजस्थान बीकानेर से आता हूँ, अभी देश का कानून मंत्री हूँ, लेकिन वो मेरे शहर के थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ कराची में। और जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, बार बार जब लंदन मीटिंगें होती थी, तो अधिकतर हमारे नेता मुंबई से कराची होते हुए लंदन जाते थे। कोई ऐसा नेता नहीं था जो कराची में मोहता पैलेस पे ठहरा नहीं हो या आतिथ्य स्वीकार नहीं किया हो, इंक्लूडिंग जिन्ना। महात्मा गांधी से लेकर के, सरदार पटेल से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के, कितने नाम गिनाऊं। और अचानक एक बार जिन्ना गए उस महल में, अचानक, उससे पहले भी जाते, उन्होंने देखा ये अतिथि के रूप में आए होंगे, लंदन जा रहे होंगे। अचानक आए और मोहता जी को कहा, वहाँ के मालिक थे उस मोहता पैलेस के, शिवरतन मोहता। मोहता जी को कहा, सेठ, विद इन 10 days यू हैव टू वैकेट दिस पैलेस, नाउ इट इज ए माई पैलेस। उन्होंने कहा, जिन्ना साहब आप क्या कह रहे हो? मेरी माँ बीमार हो गई थी, तो इसको मैंने समुद्र के किनारे इसलिए बनाया था कि मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए बनाया था। मैं जोधपुर से पत्थर लाया था, मैं मेरे देश से पत्थर लाया था। उस समय जो स्टेट होता था उसको लोग देश ही कहते थे। और इतना सुंदर बनाया है, ये तो हमारी भावना है, आप क्या कह रहे हो? नो, यू हैव टू वैकेट इट। तो वो रोने लग गए। उनकी माँ आई, जिन्ना साहब के पैरों पे लिपटी कि ऐसा मत करो जिन्ना साहब, कि नो नो यू हैव टू वैकेट इट। अब उन्होंने रात को, उनके घर पे भी टेलीफोन था, उस समय उनके यहाँ 10,000 लोग काम करते थे,
कोई ऐसा बिजनेस नहीं था कराची का जो वो नहीं करते थे। समुद्री मार्ग से लेकर के हर ट्रेडिंग में, हर मैन्युफैक्चरिंग में वो थे। और यहाँ जो घनश्याम दास जी बिड़ला थे, उनके वो रिलेटिव थे। तो 10,000 लोग बहुत होते हैं, उस समय काम कर रहे थे। तो उन्होंने अपने एक बड़े भाई को फ़ोन किया। उनके कोई संतान नहीं थी, वो बीकानेर रहते थे। उस समय भी उनके पास टेलीफोन था। वो हमारे यहाँ महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनके वो एडवाइजर थे, फाइनेंशियल एडवाइजर। बोला, शिवरतन कैसे फ़ोन कर रहे हो भाई तुम? मैं उस समय बाहर गया तो पीपी कॉल होता था, पीपी लगाते थे, फिर वो नहीं, पीपी नहीं मिलता था तो फिर छोड़ देते थे। ऐसा कपूर साहब को ध्यान है, पीपी कॉल होता था। तो बोला, कैसे शिवरतन तुम फ़ोन कर रहे हो? कि साहब ये जिन्ना साहब सुबह भी आए, अभी रात को भी आए हैं, कह रहे हैं ये पैलेस खाली करना पड़ेगा। कि बताया नहीं कि हमारा बनाया हुआ, हमारा ओनरशिप है, हमारा स्वामित्व है, हमारा पैसा लगा? बोला, सब बताया। ये नहीं बताया कि मेरी माँ के स्वास्थ्य के लिए हमने समुद्र के किनारे इतना बड़ा पैलेस बनाया था। बोला, सब बताया। तो फिर वो कह रहे खाली करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो क्यों कह रहे हैं? कि जिसका ये जिक्र कर रहे थे हमारे वीसी साहब, 3 जून 1947 को शायद माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया था। 4 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ दिखाई थी, यहाँ अभी जो प्रदर्शनी में दिखाई, 4 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 जून, उन्हीं दिनों की बात है। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है शिवरतन, वो बड़े भाई को भगवान के बराबर मानते थे। शिवरतन, जिस देश का राजा अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश छोड़ देना चाहिए, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा, कैसे? क्या कह दिया आपने? क्या छोड़ दो? अब 10,000 तो लोग, 500 ऐसे वरिष्ठ ऑफिसर टाइप, टेक्नोक्रेट, कितना ही बड़ा उनके पास पता नहीं। तो उन्होंने जब पता लगा बिड़ला जी को कि वो कोई समुद्री मार्ग से आना चाह रहे हैं भाग करके वहाँ से, ये विभाजन की विभीषिका के याद करने लायक एक इंसिडेंट है जो आपको बता रहा हूँ। रिसर्च भी कर सकते हो आप इसकी, रिसर्च भी कर सकते हो इसकी। तो जहाज भेजा बिड़ला जी ने, वो इंदौर आए। उनका पोता अभी जिंदा है, राजू मोता, उनसे मैं आज भी बात करके आया हूँ। वो करीब 82 साल के हो गए, 83 लाइक दैट। तो बोला, बिड़ला जी ने एक जहाज भेजा, बोला नहीं समुद्री मार्ग से मत जाना, मर जाओगे, मारे जाओगे। मैं जहाज भेजता हूँ, उसमें आ जाना, जो कुछ उसमें छोटा मोटा ला सकते हो ले आना, बाकी सब छोड़ देना जब अगर आपने बड़े भाई ने आदेश दे दिया तो। लेकिन मैं तो सोच रहा था आप संघर्ष करते। बोला नहीं भाई साहब माने नहीं। उन्होंने कहा, वो जिन्ना साहब तो आर्मी लेके आ गए। अब वहाँ एक श्राप देती है। अब इस श्राप का विषय यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे कर दूं क्या? ये गांधारी का भी श्राप है। वो शिवरतन मोता की माँ श्राप देती है जहाज में बैठते समय कि जिन्ना साहब जब आप मरोगे ना, तड़प तड़प करके मरोगे। और आपको पता है जिन्ना साहब को टीबी हो गई थी, और जिन्ना साहब कराची के बाद फिर पहाड़ों पे चले गए थे। और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन वो चौराहे पे आ गए थे और एक गाड़ी मांग रहे थे कि मुझे गाड़ी दे दो, अस्पताल जाना आर्मी की, और गाड़ी नहीं मिली थी। कुछ आपके समझ में आ रहा है ना? है वो कहानी भी है एक। अब ऐसी दशा में वो छोड़ के आ गए तो नेहरू लिया समझौता होता है 50 में। इंदौर में आकर उन्होंने छोटी मोटी तेल मिल खोली, अपना संघर्ष किया। अब जब जैसे ही उनको नेहरू लियाकत समझौता का पता चला तो उन्होंने देखा कि जो संपत्ति यहाँ लोग छोड़ गए उनके बदले में एक संपत्ति मिल रही है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में संपत्ति छोड़ गए उनके बदले में भारत में मिल रही है। ये एक्सचेंज होना था इमोबल प्रॉपर्टी का, कर भी रहे थे लोग, कस्टोडियन प्रॉपर्टी के नाम से घोषित करा के कर भी रहे थे। तो उनको ध्यान आया कि हमारा तो मोता पहले से छीन लिया, हमारी प्रॉपर्टी तो वहां रह गई, और छीना जिन्ना साहब ने। तो यहाँ बॉम्बे में जिन्ना हाउस है वो हमें दे दो भाई, वो छोटा है बड़ा नहीं है, हमारे महल से 4 गुना छोटा है। तो वो नेहरू जी से मिले, क्योंकि नेहरू जी भी उन पैलेस में ठहरे हुए थे।
पहले। तो नेहरू जी ने कहा एक काम करो यार मोहता साहब आप। बोला क्या? आप वहाँ मुंबई प्रांत के चीफ मिनिस्टर हैं बीजी खेर, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो बीजी खेर ही थे मुंबई प्रोविंस के। क्यों कपूर साहब खेर ही थे ना? क्यों कृष्णानंद जी सागर साहब यहाँ कर रहे हैं? खेर ही थे। खेर साहब से आप लिखवा के लिया हो रिकमेंडेशन, मैं आपको मोहता पैलेस के बदले जिन्ना हाउस दे दूंगा। तो काफी प्रयास करने के बाद खेर साहब ने, आप जानते हो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाना लिखना, वो तो अपने सेटल हो रहे थे इंदौर में, क्या करें क्या खाएंगे, इतना बड़ा परिवार, ये सब चीजें देख रहे थे। लेकिन उस पीरियड में भी उन्होंने 15-20 दिन बॉम्बे में बिताए किसी रिश्तेदार के यहाँ, और लिखा करके लाए कि साहब चीफ मिनिस्टर की लेटर में लिया है रिकमेंडेशन कि आप जिन्ना हाउस इनको दे सकते हैं, क्योंकि मोहता पैलेस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये कराची में छोड़ के आए हैं और उस पर जिन्ना साहब का ही कब्जा है। ये लिखा खेर साहब ने। अब नेहरू जी ने पता नहीं, कोई कुछ नहीं बोला साहब। अब नेहरू जी भी नहीं बोलते हैं, यहां बोले नहीं तो वो बाहर आ गए। किसी ने पूछा भी ये नेहरू जी मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, कह क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा आप दोबारा मिलने का प्रयास करो। तो दोबारा मिलने का प्रयास किया 4-5 घंटे के बाद, या दिल्ली में कहीं भोजन वोजन कर करके। बोला मोहता साहब आप गए नहीं क्या? कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है दिल्ली में। तो एक काम करो आप जिन्ना की बहन है फातिमा, उससे लिखा लाओ कि ये प्रॉपर्टी आपको दे दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत रिसर्च का विषय है विशी साहब। अब वो कैसे ही करके समाचार पहुंचाया फातिमा को, तो फातिमा इतनी प्रभावित हुई कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं और उनको जिन्ना हाउस तो बहुत छोटा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो फातिमा यहां आ गई बॉम्बे आकर के लिख के दे गई। नेहरू जी को भी लिख के दे दिया कि जिन्ना हाउस इनको दे दो, पर कोई कुछ नहीं बोला साहब, कोई कुछ नहीं बोला। आज भी जिन्ना हाउस ऐसे ही है। और मोहता साहब ने कहा मैं शरणार्थी शिविर में नहीं रहूंगा, मैं पुरुषार्थी बनूंगा। जैसे सिंधी समाज ने एक स्लोगन दिया, हम शरणार्थी नहीं हैं, हम पुरुषार्थी। सिंधी समाज उनका बहुत सम्मान करता है जी, क्योंकि वो कराची से ही आए थे। और आज भी जिन्ना हाउस ऐसे ही पड़ा है जी। कोई कुछ नहीं बोला। सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी। मोहता पैलेस में आज पाकिस्तान का थोड़े दिनों तक कोई दूतावास वगैरह चला। अब वो रिक्वेस्ट की, सिंधी समाज के लोग ही लड़ रहे हैं वहाँ, कुछ बचे हुए हैं सो, वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी हेरिटेज है तो क्या करना चाहिए? बोला आप इसको म्यूजियम बना दो। तो उसको म्यूजियम बना दिया, तो अब म्यूजियम चल रहा है। लेकिन जिन्ना हाउस मोहता साहब को नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। अब दूसरा एक उदाहरण, ये रिसर्च का विषय जी, इसलिए ये 14 अगस्त मनाने का प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। बहुत से लोग प्रभावित हुए, लेकिन कैसे कैसे लोग प्रभावित हुए ये सोचने का विषय है। पटनायक साहब भी बैठे हैं, आप भी रिसर्च करिए, आपका विषय भी है ये। और वो मनीष भी बैठा पास में, फुलवारिया जी भी बैठे हैं, आपको भी कह रहा हूं। दूसरा विषय, विभाजन की विभीषिका का दंश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी झेला। अब आप पूछोगे कैसे झेला? थोड़ी जानकारी दूं क्या साहब? दूं? उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बॉम्बे प्रांत से आना था, यहां मना कर दिया कि यहां से आप नहीं जाओगे, हम नहीं भेजेंगे आपको, आपको जाने ही नहीं देंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो वो बंगाल से गए, उन्होंने अपनी व्यवस्था करके और बंगाल से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर बन गए। और 9 दिसंबर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों पर एक प्रस्ताव रखा, सब नेहरू जी के समर्थन में बोल रहे थे, लेकिन एक संशोधन लेकर आ गए एमआर जयकर, एंड ही वाज एन एडवोकेट, पुणे से, बहुत फेमस एडवोकेट थे। उन्होंने कहा जब तक
अपना संशोधन था कि जब तक मुस्लिम लीग के लोग क्या करोगे, अलग ही करोगे, क्या क्या है करना आपको, मुस्लिम लीग के लोग भी इसमें संविधान सभा में आ जाएं या राजाओं के प्रतिनिधि भी पूरे आ जाएं, उसके बाद चर्चा करो तो ठीक है। एक ऐसा संशोधन लाए, लोग नाराज हो गए, लेकिन वो संशोधन चलता रहा। एमआर जयकर भी अड़ियल आदमी थे, अड़ गए। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर को बोलने के लिए खड़ा कर दिया राजेंद्र प्रसाद जी ने कि आपका इस पे क्या कहना है। अब वो नेहरू जी के विरोध में बोले, जयकर के पक्ष में बोले, क्या बोले, ऐसी एक कसमकस हो गई। लेकिन बहुत विद्वान आदमी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बहुत समालोचनात्मक ढंग से अपना विषय रखा। उन्होंने कहा ये जितने बैठे हैं ये बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन ये सब अपनी छावनी में बैठे हैं। मैं भी एक छावनी का नेता हूं, और जब तक हम छावनी में रहेंगे तब तक देश में हम एकता नहीं ला सकते, देश को एक भी नहीं कर सकते। ये इतना शानदार उनका भाषण था, सब प्रभावित हुए, जयकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन विभाजन की विभीषिका का डंक बाबा साहब को भी लग गया। एक जैसूर खुलना एक जगह थी जहां से वो जीत के आए थे, उसको ये रेड क्लिफ जिसने आपने नाम लिया ना, वो यहां के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके और बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो पाकिस्तान में डाल दी, पूर्वी पाकिस्तान में। बाबा साहब ने कहा भी आपने क्या किया रेड क्लिफ जी, आपको पता है वहां पॉपुलेशन मुसलमानों की 48% है। आपका फॉर्मूला है कि जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है उसको हम ईस्ट पाकिस्तान में या वेस्ट पाकिस्तान में डालेंगे, जहां 50% से नीचे पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो हिंदुस्तान में रहेगा, भारत में रहेगा। ये फॉर्मूला आपका, मैं आपको डेटा दे रहा हूं, गणना करके दे रहा हूं कि वहां 48% पॉपुलेशन ही है मुसलमानों की। ये आपने कैसे डाल दिया ईस्ट पाकिस्तान में, माना ही नहीं जी। कुलदीप नायर साहब ने ठीक लिखा, वो 2000 रुपए 2000 पाउंड उसको देने थे। वो कोई एडवोकेट तो था, लेकिन साथ में कोई मेरे ख्याल में डिजाइनर थे, पता नहीं क्या थे, कोई कभी भारत नहीं आया, वो उसको ही काम दे दिया कि तू ये काम कर, 2000 पाउंड तेरे को मिलेंगे। और समय कितना दिया, 5 सप्ताह। इसलिए आप 34 दिन कह रहे हो, 5 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 35 होते हैं, 35, इसलिए 34 दिन में दिया, क्योंकि नहीं तो 2000 पाउंड नहीं मिलते उसको। हाँ 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 बिल्कुल यही था, उसको नहीं तो 2000 पाउंड नहीं मिलते, इसलिए उसको 35 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी थी। बाबा साहब ने कहा क्या किया तुमने भाई, ये जानते थे वो, क्यों, वो भी वकील थे, बाबा साहब भी लंदन जाते रहते थे, माना नहीं। पर बाबा साहब कहां ठहरने वाले थे, वो चले गए लंदन। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इटली थे प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रहे हो। बोला क्या हुआ, कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं रखोगे क्या, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मेरे क्षेत्र को आपने पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। बोला वो आपको कह रहे हैं जिन्ना के पाकिस्तान में बड़ा पद दे दो, नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान, आई वांट टू लिव इन इंडिया। उन्होंने कहा क्या, बोला फॉर्मूला आपका जो था उसको तो एक्सेप्ट कर लो। बोला फॉर्मूला क्या था, कि फॉर्मूला ये था कि 50% से ज्यादा जिस प्रोविंस में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस जगह लोग होंगे मुस्लिम, वो जाएगा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, बाकी पार्ट जो है वो इंडिया में रहेगा। मेरे यहां 48% है, आंकड़ा लेके गए थे, प्राइम मिनिस्टर एग्री हुआ, उसने फोन किया इनको कि ये ऐसा मत करो भाई, डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और इनको कैसे ही करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सम्मिलित करो। तो वो तो लेकिन रेड क्लिफ मानने वाला था नहीं, वो तो कोई अलग ही आदमी था। उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई आदमी नहीं बोला साहब, कोई नहीं बोला। ये बात पता भी नहीं है सबको, है ये वाली बात पता भी नहीं कि कौन भी किया। ये अभी रिसर्च का विषय है, करना पड़ेगा, ये रिसर्च आपका विषय है, रिसर्च करना पड़ेगा आपको। कोई नहीं बोला, एटली बोला। तो फिर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा नहीं, अब पहले तो हम इनको थोड़ा ऐसा मानते थे कि ये हमारे कांग्रेस के विरोधी हैं डॉक्टर अंबेडकर और ऐसे ऐसे,
लेकिन जब इन्होंने 13 दिसंबर 1946 में जब प्रस्ताव पे रखा अपना वक्तव्य, तो हमें लगा कि ऐसा विद्वान आदमी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर होना ही चाहिए। तो हम एटली साहब अब कोशिश करेंगे कि हम इसको बॉम्बे प्रांत से जीता करके ले आएंगे। पर कैसे लाओगे? कि कोई सीट खाली करने का प्रयास करेंगे, खूब सबको कहा कोई इस्तीफा दे दो, किसी ने नहीं दिया। M.R. जयकर साहब ने इस्तीफा दिया, अपनी सीट खाली करी और वहां से पूना से डॉक्टर अंबेडकर जीत करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए, इसलिए हमें ये इतना अच्छा संविधान मिला। आप जोरदार ताली बजा सकते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए। लेकिन पार्टीजन का डांस उनको भी झेलना पड़ा, पार्टीजन का डांस उनको भी झेलना पड़ा। इसलिए 14 अगस्त याद करने लायक, प्रधानमंत्री जी ने कहा याद करें कितनी लोगों ने तकलीफ झेली, कैसे लाहौर से लोग अमृतसर तक आए, किस तरह की परेशानियां हुई होगी। एक जैन साधु कहीं फंस गया था, किस तरह से वो आया, वो सब चीजें रिकॉर्ड करो। और ये तो मैं तो कहता हूं कि आपके इस सेंटर में राजू मोहता साहब को बुला करके उनकी हिस्ट्री भी आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। अभी वो रिकॉर्ड करने की स्थिति में हैं, बाद में हो सकता है कि वो एज हो जाए। इंदौर नहीं, अभी तो बॉम्बे रहते हैं वो, बॉम्बे और वो ज़्यादा घूमते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का वो दूसरा मिशन ले लिया, उनको ज़रूरत भी नहीं अब जिन्ना हाउस की। हम भी जिन्ना हाउस देख के आए थे, मैंने उनको कहा, बोला साहब मेरे को कहते हैं जिन्ना हाउस मांग रहा है, मैं नहीं मांग रहा हूँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अन्याय क्यों किया, लेकिन आज तक भी कोई नहीं बोला। अब शायद दिल्ली विश्वविद्यालय बोलेगा, अब दिल्ली विश्वविद्यालय बोलेगा। तो आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रखा। मुझे तो जाना तो बीकानेर था एक कार्यक्रम में, लेकिन यहाँ आकर के भी मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों के दर्शन हो गए। कपिल कपूर साहब के दर्शन हो गए, हमारे कृष्णानंद जी सागर साहब के दर्शन हो गए, आत्मा सिंह जी बैठे हैं, हमारे जगदीश चंद्र गोसाई साहब के दर्शन हो, कुमुद शर्मा जी बैठे हैं जिन्होंने हमारे हिंदी मतलब ये जो साहित्य अकादमी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, राजकुमार जी फुलवारिया जी बैठे हैं, ज्योति शर्मा जी ने संचालन किया। चीज़ें मैंने कुछ ठीक ही बताई ना, रिसर्च करने लायक ही है? लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्च का विषय, और मुझे आज आनंद आया पूरे प्रोग्राम में, बीसी साहब के उस कोट का कि कोई कुछ नहीं बोला। इसलिए अब हमें बोलना है देश की एकता और अखंडता के लिए, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी बोले ऐसे हमें बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।